कहानी पाठ अन्नाभाऊ साठे की कहानी शमशानी सोना। भूमिका। प्रत्येक व्यक्ति यानी इंसान को अपनी क्षमता और कौशल के अनुसार काम मिलना चाहिए। हर एक चूल्हा जलता रहना चाहिए। इंसान को इंसानी हुकूक मिलना चाहिए। पेट के लिए 2 जून की रोटी के लिए इंसान को सियारों से लड़ना पड़े, इससे नीच और क्या हो सकता है। इससे अधिक कोई समाज कैसे गिर सकता है। ऐसी ही मूल भावनाओं से भरी यह कहानी है शमशानी सोना। इसके मूल लेखक का परिचय क्या केवल उनका नाम ही काफ़ी, अन्नाभाऊ साठे। वैसे तो इस कहानी के कई अनुवाद हो चुके हैं, पर कई खामियां होने की वजह से हमने इसका पुनः अनुवाद किया है। यह कहानी मूलतः मराठी में लिखी गई है। तो प्रस्तुत है कॉमरेड अन्नाभाऊ साठे की कहानी शमशानी सोना। अनुवाद किया है डॉक्टर मोबिन जौहरुद्दीन ने। पड़ोस के गांव में एक बड़े धनी साहूकार के मरने की खबर सुनकर भीमा उछल पड़ा। उसके मन में खुशी का ज्वार उमड़ आया। वह बहुत खुश हुआ। उसने गांव की ओर देखकर झट से सूरज की ओर अपनी नजरें घुमाई। सूरज डूब रहा था। आसमान में बरसाती बादल छाए हुए थे। जोते हुए खेत की तरह आसमान में उबड़ खाबड़ बादल दिखाई दे रहे थे। कराल विकराल बादलों के कारण ही डूबते सूरज की रोशनी मुंबई को भिगो रही थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उससे जंगल के पेड़ों में सनसनाहट भरी आवाज आ रही। जंगल में बसी हुई वे 50 झोपड़ियां डरी हुई थी। पुराने टीन, चटाइयों, तख्तियों, थैलों से बने वह मकान थे। बेकार की चीजों ने बेरोजगारों पर छांव बना रखी थी। पेट भरने के लिए दौड़ दौड़ कर थके हुए लोग वहां रहते थे। चूल्हे सुलग गए थे। हरे पेड़ों के बीच सफेद सफेद धुआं निकल रहा था। बच्चे खेल रहे थे। एक विशालकाय इमली के पेड़ के नीचे भीमा सोच में डूबा हुआ था। उसका मन बेचैन था। उस मरे हुए साहूकार के प्रति उसके मन में कुछ अपनापन था। उसकी आत्मा कई बार उस गांव के मरघट की ओर जाती और पेड़ के नीचे वापस लौट आती। भीमा बार बार सूरज की ओर देखता और गांव की ओर देखता। उसे अब अंधेरे की जरूरत थी, इसीलिए वह कुलबुला रहा था, बेचैन हो उठा था। उसकी लाडली बेटी नाबदा पास ही खेल रही थी और पत्नी घर में रोटियां बना रही थी। भीमा की देह मजबूत थी। लाल रंग का साफा, पीली धोती, मोटी कपड़े का कुर्ता, उसका सारा लिबास सातारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों जैसा था। वह पहलवान की तरह दिखता था। उसका चौड़ा माथा, मोटी गर्दन, घनी भौहें, ऐंठी हुई लच्छेदार मूछें, क्रोध भरा चेहरा देखकर रास्ते से चलते हुए गुंडे भी उससे घबरा जाते थे। भीमा का गांव दूर वारणा के तट पर था। भैंसे जैसा बल होते भी वह पेट पालने के लिए असमर्थ था, इसीलिए वह मुंबई आया था। मुंबई आकर उसने सारी सड़कों की धूल छान मारी थी, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। काम मिलेगा, वो मजदूर बनेगा, वेतन लाएगा, उसके बल पर पत्नी के लिए वो सोने की माला बनवाएगा। ऐसे न जाने कितने सपने टूटने के कारण भीमा निराश होकर उस उपनगर के जंगल में आया था। मुंबई में सब कुछ है, पर काम और छत नहीं है। इसी कारण उसे मुंबई पर गुस्सा आता था। अब उसे मुंबई के उपनगर के पड़ोस के जंगलों में होने वाली खदान में एक काम मिला था। उस जंगल में काम तथा आसरा मिलने पर भीमा खुश हुआ। वह अपना भैंसों सा बल लेकर उस पहाड़ से मानो टक्कर ले रहा था। उसके कुदाल हाथ में लेते ही पहाड़ पीछे हटते थे। उसके हथौड़ा उठाते ही मानो काले पत्थर गिड़गिड़ाते थे। इसी कारण ठेकेदार उस पर खुश था। भीमा इसीलिए संतुष्ट था कि उसे वेतन मिलता था। लेकिन 6 महीनों में वह खदान बंद हो गई और भीमा पर बेरोजगारी की गाज गिर पड़ी। एक सुबह उसने अपना काम शुरू किया था तो तुरंत वह समझ गया था कि आज से ही खदान बंद होने वाली है। अपना काम छूट गया, यह विचार आते ही वह हकपका गया। फकाकशी उसके सामने नाचने लगी। कुछ देर में वह सोच में डूब गया कि कल क्या होगा। यह सवाल वह खुद से पूछने लगा कि कल क्या होगा। कपड़े बदल में दबाकर भीमा घर की ओर निकल पड़ा। वह एक नाले पर रुका। वहां नहाकर उखड़े हुए मन से घर की ओर जा रहा था कि उसकी नजर एक राख के ढेरे पर ठहर गई। यह जलाई गई लाश की राख थी। जली हुई हड्डियां वहां फैली हुई थी। मानवीय हड्डियों के जले हुए टुकड़े देखकर भीमा गंभीर हो गया। शायद कोई बेरोजगार होगा बेचारा, ऊब कर मर गया होगा।
जान छूटी बेचारे की। वह मन में सोचने लगा, मैं भी ऐसे ही मरूंगा। 2 दिन में फाका खशी शुरू हो जाएगी, फिर नाबदा रोएगी, पत्नी कुम्हलाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतने में उस राख की ढेरी पर कुछ चमकती हुई चीज उसे दिखाई पड़ी। भीमा आगे बढ़ा। उसने झुककर गौर से देखा। वह एक सोने की 1 तोले की अंगूठी थी। भीमा ने उसे झट से उठाकर अपनी मुट्ठी में दबाया और खुश हुआ। 1 तोला सोना, वो भी लाश की राख में। उसे इस बात की खुशी हुई कि लाश की राख में सोना होता है। इसकी खोज उसने की थी। उसे जीने का नया रास्ता मिल गया। दूसरे ही दिन से भीमा उस इलाके में चारों ओर घूमने लगा। नदी, नाले, शमशानों की खाक छानने लगा और लाश की राख इकट्ठा कर छलनी से छालने लगा और उस राख से सोने के कण पाने लगा। चूड़ियां, अंगूठी, पाजेब, झुमके, कोई न कोई ऐसी चीज लेकर वह घर आने लगा। भीमा का यह नया व्यापार तेजी से चलने लगा। बेडर होकर वह राख छानता था। वह यह जान गया था कि अग्नि के कारण लाश का जला हुआ सोना पिघलकर लाश की हड्डियों में जम जाता है। वह खोपड़ी तोड़ता, कलाइयां कूटता, पर सोना ढूंढकर ही दम लेता। शाम को वह कुर्ला जाकर सोना बेचता और नकदी रकम ले आता। घर लौटते वक्त बेटी नाबदा के लिए खजूर ले आता। उसका यह व्यापार अब रोज चलने लगा। भीमा लाश की राख छान कर जीता था। उसी से जीने और मरने के बीच अंतर वह समझ नहीं पा रहा था। जिस राख में सोना होगा वह अमीर की, और जिस राख में सोना नहीं होगा वह गरीब की। यह उसकी पक्की समझ बन गई थी। उसका दावा था कि मरना तो अमीरों को चाहिए, गरीबों को मरना नहीं चाहिए। अपमानित लोगों को जीने का तथा मरने का कोई अधिकार नहीं होता। वह पड़ोसियों को कहता था, जो मरते वक्त तोला भर सोना मुंह में रखकर मरता है वह सच्चा किस्मत वाला होता है। बेकारी, बेरोजगारी की उग्रता ने उसे और उग्र बना दिया था। वह दिन रात शमशानों में घूमता था। लाश ही उसके जिंदगी का जरिया बन गया था। इसी बीच उस क्षेत्र में अनेक चमत्कार होने लगे। दफनाई गई लाशें बाहर निकल रही थी। एक साहूकार की जवान बहू की लाश शमशान से नदी पर आ गई थी। इस घटना से कई लोग डर गए थे। आजकल लाशें नदी तक कैसे आ जाती? कोई तो लाश को खोद कर निकालता होगा। पुलिस भी वहां पर नजर रखे हुई थी, पर लाशों पर नजर रखना इतना आसान नहीं था। सूरज डूबा, सब तरफ अंधेरा फैल गया। भीमा की पत्नी ने भीमा को खाना परोसा। वह गंभीर होकर खाना खाने लगा। पत्नी ने भीमा की चाल ढाल को समझ लिया और धीरे से कहा, तुम कहीं बाहर जाने वाले हो? मैं चाहती हूं तुम यह काम मत करो, कोई दूसरा काम ढूंढो। लाश, लाश की राख, सोना, घर गृहस्थी, सब कुछ हराम है। लोग इसकी निंदा करते हैं। तू ज्यादा मत बोल। उसकी बात सुनकर भीमा व्यथित हुआ। वो चिढ़ते हुए बोला, मैं कुछ भी करूं, उनका क्या जाता है? क्या मेरा चूल्हा बंद होने पर कोई उसे सुलगाएगा? ऐसी बात नहीं है। पति का तमतमाता चेहरा देखकर उसने धीरे से स्वर में कहा, भूत प्रेत की तरह घूमना अच्छा नहीं। मुझे डर लगता है, इसीलिए कह रही हूं। किसने तुम्हें बताया शमशान में भूत होते? अरे मुंबई तो एक भूतों का बाजार है। सच्चे भूत घरों में रहते और मरे हुए उस शमशान में सड़ते हैं। भूतों की पैदाश गांव में होती है, न कि खेतों में, भीमा ने कहा। वह चुप हो गई और भीमा ने चलने की तैयारी की। उसने गुर्राते हुए कहा, मुंबई में भटक कर मुझे काम नहीं मिला, पर लाश की राख छानकर सोना मिल गया। पहाड़ तोड़ा, तब कहीं जाकर मुझे 2 रुपए दिए गए, पर अब वह राख मुझे बड़े आराम से 10 रुपए देती। वह घर से निकल पड़ा। उस वक्त काफी रात हो गई थी। हर तरफ नीरव शांति का माहौल था। भीमा अंधेरे में निकल पड़ा था। उसने सिर पर तौलिया लपेट लिया, सर पर झोला लिया, कमरे में साफा बांध लिया। बगल में नुकीला सब्बल लेकर वह लंबे लंबे डग भरने लगा। उसके आसपास घनघोर अंधेरा फैला हुआ था, पर उसे कोई डर नहीं था। सुबह सुबह एक साड़ी, लहंगा, चोली, खजूर खरीदना है, वह यह सब सोच रहा था। हालांकि आज वह गुस्से में था। वातावरण में तनाव था। सियारों का झुंड आवाजें निकालते हुए हुआ हुआ कर रहा था। एकाध सांप रास्ता काटते हुए सरसराते हुए निकल जाता था। दूर कहीं उल्लू की आवाज वातावरण को और डरावनी बना रही। उस निर्जन जंगल में भी सब कुछ दिखाई दे रहा था। अंदाजा लेते हुए भीमा पास आया। उसने नीचे बैठकर दूर तक देखा। गांव शांत था। बीच बीच में कोई खांसता था।
एकाध दिया टिमटिमा रहा था। हालात को सही समझकर भीमा खुश हुआ और झट से शमशान में घुसकर साहूकार के बहू की कब्र ढूंढने लगा। फूटी हुई मटकियां, टूटी हुई तख्तियां अलग हटाकर एक कब्र से दूसरी कब्र पर जाने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा। हर एक ढेरी के पास आकर वो तीली जलाकर देखने लगा। एक कतार से दूसरी कतार खोजते हुए वो निकल गया। आसमान में घटा छाई हुई थी, अंधेरा और स्याह हो गया था। अचानक बिजली की कौंध उठी, वह बादलों की खान में नाचने लगा। बरसात की संभावना बढ़ गई। भीमा डर गया था। बरसात हुई, इसलिए वो जल्दबाजी कर रहा था। शायद वो अपनी सुध बुध खो बैठा था। उसे पसीना छूट रहा था। नई कब्र न मिलने से वह परेशान हुआ। आधी रात तक उसने सारा शमशान छान मारा और एक छोर से दूसरी छोर तक जा पहुंचा। भयभीत होकर धम से बैठ गया। हवा तेज बह रही थी। तख्तियों की पुरानी पत्तियां फड़फड़ा रही थी, मानो किसी के दांत बज रहे हों। कोई तो गुरगुरा रहा था और मिट्टी खोद रहा था। उसे अचरज हुआ। उसके आगे सरकते ही तुरंत सब कुछ शांत हो गया। लेकिन आवाज आ रही थी, कोई तो हाथ पैर झाड़ रहा है। ऐसा एहसास हुआ, वह चौंक गया। खट से एक जगह पर ही रुक गया। डर के मारे उसका दिमाग सन्न रह गया। जिंदगी में आज वह पहली बार डरा था। दूसरे ही पल उसने खुद को संभाला। सच्ची घटना उसकी समझ में आ गई। वह अपने आप में झेप गया। वजह यह थी कि निकट ही कब्र थी और 10-15 सियार इकट्ठे होकर उसे चारों ओर से खोद रहे थे। उनको मरे हुए मनुष्य की गंध आ गई होगी। कब्र के ऊपर वैसे ही पत्थर रखकर दूर से ही उन्होंने दरारें निकालने शुरू की। कब्रों को आजू बाजू से खोदने का काम कर रहे थे। पर फिर से उनमें भयंकर होड़ मची हुई थी। पहले लाश के पास कौन जाएगा? इस होड़ के कारण वे एक दूसरे पर गुर्राते थे। फिर नाक से सूंघते और गंध आते ही वे सारी शक्ति एक कर मिट्टी को निकालते थे। यह बात समझते ही भीमा चिढ़ गया। उसने लंबी छलांग लगाई और कब्र के ऊपर जा बैठा। कब्र के ऊपर का पत्थर उठाकर उसने सियारों से पहले खुद ही कब्र खोदने का तय किया। वो कब्र के ऊपर की मिट्टी निकालने लगा और इसी वक्त सियारों ने भीमा को देखा। एक सियार पागल होकर भीमा पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में भीमा को काटकर वह आगे निकल गया। तन पर फटा तैला देखकर भीमा परेशान हो गया। उसके सारे बदन में सरसराहट दौड़ गई। वह सियार फिर से भीमा पर टूट पड़ा। तब भीमा थैले का टुकड़ा झटक कर उसके टक्कर लेने के लिए तैयार हुआ। उसने हाथ का सब्बल पकड़ा। सामने आते ही उसने वार किया। वार के कारण सियार पस्त हो गया और बगल में गिरकर हाथ पैर हिलाते हुए उसने प्राण त्याग दिए। घमासान युद्ध हुआ। फिर भी भीमा कब्र खोदने लगा और फिर से सारे सियार उस पर टूट पड़े। भीमा ने आधी कब्र खोदकर लाश को निकाला, पर सियार के हमले की वजह से वह सिटपिटा गया था। हाथ में सब्बल लेकर उसने फिर से प्रतिकार करना आरंभ किया। चारों ओर से सियार उस पर हमला कर रहे थे। भीमा भी उन पर वार करता तो वे तिलमिलाकर गिर पड़ते, पर सियार अचानक उसे काट कर भाग जाते। शमशान के पास यह अभूतपूर्व जंग छिड़ गई थी। कुंती पुत्र भीम का नाम धारण करने वाला आधुनिक भीम सियारों से लड़ रहा था। कल के भोजन के लिए लाश पर अपनी सारी ताकत लगाकर दांव लगा रहा था। जानवर और इंसान के बीच लाश के लिए यह खतरनाक जंग जारी थी। सारी दुनिया सो रही थी। मुंबई आराम कर रही। गांव में सन्नाटा फैला था और इधर शमशान में सोने और लाश के लिए छीना झपटी हो रही थी। भीमा वार कर सियारों को गिराता तो वे उसकी मार से बचकर उसे काटते या घायल होकर चीखते थे। भीमा सियारों के अचानक काट खाने के कारण कराहता और गालियां देता। गालियां, मार, गुर्राहट और चीख के चलते शमशान थरथरा रहा था। सियारों का हमला रुका। अंधेरे में घात लगाकर वे सब सियार आराम करने लगे। मौका पाते ही भीमा ने उस कब्र की लाश निकालकर अपना पसीना पोंछा, कब्र में उतर गया। उतने में फिर से सियार टूट पड़े और फिर से मार काट शुरू हो गई, पर भीमा की ताकत के आगे वे हार गए। उन्होंने अपनी हार कबूल की। भीमा ने उस लाश के बगल में हाथ डालकर जोर से लाश खींचकर बाहर निकाली।
फिर तीली जलाकर लाश की निगरानी की। सख्त ऐंठी हुई लाश उसके सामने की कब्र में गिर पड़ी। उसने फुर्ती से उस लाश का हाथ टटोल कर देखा। एक अंगूठी मिली, कान में बाली थी, वह भी भीमा ने निकाल ली। बाद में उसे याद आया कि लाश के मुंह में सोना होगा। उसने लाश के मुंह में उंगलियां डाली, पर लाश की घिघी बंद गई। पल भर में उसने अपना सब्बल लाश के जबड़े में डालकर उस जबड़े को उखाड़ दिया। जैसे ही उसने अपनी उंगली लाश के मुंह में डाली, वैसे ही घात लगाकर बैठे हुए सियारों ने हुआ किया। सब हुआ हुआ करके भाग निकले, पर उनके चिल्लाने से गांव में कुत्ते जाग गए और कुत्तों ने गांव को जगा दिया। अरे सियारों ने नाश खाई, चलो चलो चलो, कोई चिल्लाया और वह सुनकर भीमा डर गया। उसने लाश के मुंह से अंगूठी निकालकर जेब में डाली और जल्दी जल्दी बाएं हाथ की 2 उंगलियां लाश की दाढ़ में डालकर सारे कोने टटोल देखे। और पहले उंगलियां निकालकर बाद में सब्बल निकालने की बजाय उसने सब्बल ही निकाल दिया। खट से उसकी 2 उंगलियां लाश की दांतों के बीच फंस गई। भयंकर टीस उसके बदन में महसूस हुई। उस वक्त उसने गांव की ओर से लालटेन लेकर लोगों को आते हुए देखा। भीमा डर गया था। उसने उंगलियां निकालने की पूरी कोशिश की। उसे लाश पर गुस्सा आया। अपनी ओर आते हुए लोगों को देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने हाथ का लोहा लाश के तालू पर जोर से मारा। उस वार से उसकी उंगलियां और अधिक फंस गई। उसके बदन में झुंझुनाहट हुई। यही सच्चा भूत है, आज मुझे पकड़ने वाला है। लोग आकर लाश के लिए मुझे मार डालें, नहीं तो पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर दें। भीमा विवश होकर और झुंझलाया। वो अपने होश खोकर सारी ताकत लगाकर लाश पर वार करने लगा। भड़वे छोड़ मुझे, वह जोर से चिल्लाया। गांव वाले निकट आ रहे थे। भीमा फंस गया था। उसने सोच लिया, बाद में सब्बल उठाकर लाश के जबड़े में मारा। फिर धीरे धीरे उंगलियां खींच निकाली। वे कट चुकी थी, सिर्फ चमड़ी से चिपकी और लटक रही थी। वह उन्हें वैसे ही मुट्ठी में लेकर भाग निकला। भयंकर दर्द के बावजूद वह भागे जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तब उसे भयंकर बुखार चढ़ गया था। उसकी हालत देखकर घर में रोना धोना शुरू हो गया। उसी दिन डॉक्टर ने भीमा की वो 2 उंगलियां काट डाली और उसी दिन खदान का काम फिर से शुरू होने की खबर आई। यह सुनकर हाथी सा भीमा छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। वह पहाड़ फोड़ने वाली उन 2 उंगलियों को शमशानी सोने के लिए खो बैठा था। शुक्रिया।